नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज से शुरू होने जा रहा है टेक्नो गुरु गैजेट गुरु का प्रीमियर एपिसोड यानी पहला एपिसोड। भारत न्यूज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम 3 महिलाएं नहीं है, 3 देवियां हैं, हम क्या नहीं कर सकते। आवाज आ रही है आपको मेरी? यस। ओके, तो ये 3 देवियां मिलकर क्या नहीं कर सकती, दुनिया पर राज कर सकती है। हम लोग किसी का भी कुछ भी उखाड़ सकते हैं। और सबसे पहले तो मैं तेजल जी, मैं दे दूंगी इंट्रोडक्शन तेजल जी के बारे में। तेजल जी एक ऐसा काम करती है, वो एक ऐसी हिडन टैलेंट है कि जिसका अगर बोलूंगी तो सबको लगेगा माय गॉड, वो ऐसे टैलेंटेड इंसानों में से एक है, गिनी जाती है। पता है कुछ उनका असली में इंट्रोडक्शन अगर मैं बताऊंगी ना तो यू विल से वाह। तेजल जी गूगल लोकल गाइड लेवल 8। गूगल लोकल गाइड मतलब क्या होता है आपको मैं बता दूं। हमारे देश में पूरे विश्व में जो जो लोकेशन गूगल में ऐड करते हैं वो काम ये करती है। एम आई राइट एंजल जी? जी 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 श्योर। और अभी अभी 8वां लेवल खिताब उन्होंने अपने नाम दर्ज करवा दिया है। तो उनके लिए तो मैं जितने शब्द बोलूं उतने कम है। थैंक यू। मेरी मुलाकात तेजल जी से हुई थी गुजरात टूरिज्म बीच फेस्टिवल पर। एम आई राइट? यस जी 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 तीसर बीच फेस्टिवल में हमने इवेंट की थी। हमारी इवेंट थी गूगल लोकल गाइड की, तभी हम मिले थे पहली बार। और उसके बाद से हमारी बॉन्डिंग ऐसी हो गई कि मेरे सारे फाउंडेशन के इवेंट में वो आई, मुझे बहुत सपोर्ट किया। और आई लव हर, 3 शब्द में बोलूंगी, आई लव हर, आई रिस्पेक्ट हर एंड माइंड ब्लोइंग काम है उनका। और अगर मैं बात करूंगी ऋचा वर्मा जी के लिए तेजल जी, तो वो एक सिंगल मदर मैं नहीं बोलूंगी बिकॉज शी इज अ कंप्लीट पेरेंट में बोलूंगी। सिंगल मदर का टैग मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि माँ पापा का भी रोल निभा सकती है। तो वो एक कंप्लीट पेरेंट बोलूंगी मैं, नॉट सिंगल मदर। सिंगल मदर इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट पेरेंट। एग्जैक्टली, है ना? और वो उन्होंने एमफिल किया हुआ है। अब आप बताएं ऋचा जी अपने बारे में। मेरा नाम ऋचा वर्मा है और मैंने मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है। मैंने एमफिल किया है कंप्यूटर साइंस में। अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ, लेकिन मैंने कभी भी लर्निंग का प्रोसेस नहीं छोड़ा। मैंने इस बीच में एमफिल और पीएचडी के बीच में जो भी मेरा कार्यकाल था एज अ प्रोफेसर, तो मैंने उसमें बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा किया है। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया है ऑपरेशंस मैनेजमेंट में। बहुत पहले ही से मेरा मन था कि मैं मैनेजमेंट सीख, लेकिन वो दौर कभी आ नहीं पाया। तो अभी मेरे हाथ में वो चांस था, तो मैंने ऑपरेशंस मैनेजमेंट किया। और मैं कभी बहुत मेधावी छात्रा नहीं रही हूँ, बहुत ही एवरेज छात्रा रही हूँ, लेकिन मैं जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने अर्जन किया है अपना परसेंटेज, उतना मैं सामने वाले बच्चे को दे सकती हूँ। मुझे एक एक लाइन याद है जो मैंने पढ़ाई की, एक एक लाइन सिंस स्कूल डेज, तो मुझे सब याद है। साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, civics, everything I have on my tip of the tongue। और उसके अलावा मुझे डिजिटल मार्केटिंग का बहुत शौक है और नेटवर्क मार्केटिंग का। तो मैं हर एक नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड में एज अ कंसल्टेंट काम कर चुकी हूँ। और टपरवेयर इंडिया में तो मैं एज अ मैनेजर भी थी, लेकिन समय के साथ साथ वो उतना नहीं कर पाई। उसके अलावा मेरे शौक हैं कि मैं लोगों से कनेक्ट करूं और नए लोगों से जुड़ूं, उनसे बातें करूं। ट्रैवलिंग मेरा पैशन है, ऑल्दो उतना मौका नहीं मिलता, लेकिन जब भी मौका मिलता है मैं चाहती हूँ कि ऐसे अनोखे जगह जाऊं जहाँ के बारे में लोगों को पता नहीं है। तो फिर मैं अपने पिक्चर्स से, अपने एक्सपीरियंस से उस चीज़ के बारे में लोगों को बताऊं।
India is a versatile land with so many colors, tradition, cultures, attire, everything. So if you know India, you will know the world in short. और उसके अलावा मेरा क्या ही बोलूँ, मैं पोएट्री लिखती हूँ। अभी कोविड के टाइम पे मैंने फुल यूज किया है इस टाइम का। मैंने एक बुक लिखी है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है और विच इज बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी, बिकॉज आई सर्व मुंबई यूनिवर्सिटी फॉर 5 years और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ। उसके बाद मैंने फ्रैंकली बॉलीवुड पे भी एक बुक लिखी है, क्योंकि बॉलीवुड का जो टेक्निक है इस इंडस्ट्री का काम करने का, इसको मैं काफ़ी दिनों से ऑब्जर्व कर रही थी और 2017 से इस पे मैं रिसर्च कर रही थी कि किस किस तरह से हमारे समाज को, हमारे संस्कृति को बॉलीवुड ने ध्वस्त किया है, किन एजेंट्स के थ्रू, किन माफियाओं के थ्रू, किस तरह की पॉलिटिक्स घुसी इसमें। मतलब देश के पॉलिटिशियंस भी इसमें इन्वॉल्व हैं हमारी संस्कृति वगैरह को बर्बाद करने में। तो उस सब के बारे में मैंने उस बुक में लिखा है। क्योंकि मैं सुशांत सिंह राजपूत के मुहिम से भी जुड़ी हूँ, तो एज अ ट्रिब्यूट सुशांत सिंह राजपूत को मैंने उस बुक के माध्यम से एक ट्रिब्यूट भी दिया है, उनके कोट्स, उनकी ड्रीम्स उसमें मेंशन करके। तो ये मेरा एक छोटा सा परिचय है जी। और आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं, व्यूअर्स को बता देना चाहती हूँ, तेजल जी भी आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरी मुलाकात सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के द्वारा ही हुई है। ऋचा वर्मा को मैंने जाना, मैंने परखा। उनकी जो पार्टनर है, दोस्त है, वो एक बहुत बड़ा मुहिम चला रहे हैं एसएसआर जस्टिस के लिए। और जनता की बात जो है, जनता के साथ, वो उनके साथ वो रोजाना बात करते हैं, हजारों लोगों से बात करते हैं और सक्षम है स्पीकिंग में। और जो हमारी सबसे बड़ी बॉस है, हमारी बिग बॉस सब तीनों की टीम की, वो है हमारी रूपल नागदा जी, जो मुंबई से है, जो एक्ट्रेस है, एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है और अच्छा काम करती है और बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है। वो कहते हैं ना कि जब ज्ञान कूट कूट के भरा हो, तो हमें पता है कि जमीन हमारे पैरों के नीचे और हमें जमीन के लद कर चलना है। और जो ज्ञान से खाली होता है ना, वो उड़ते हैं हवा में इस तरह से, जैसा मैंने अनुभव किया है। ज्ञानी लोग जमीन पे पैर रख के चलते हैं और अज्ञानी लोग, जो कम ज्ञान या अधूरा ज्ञान वाले लोग, वो लोग उड़ते हैं हवा में कि हमें सब आता है। तो ये मेरा मानना है। तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ ऋचा वर्मा जी की। तो अब समय ज्यादा जाया ना करते हुए हम लोग शो की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे हम लोग, आज का जो शो है वो है टेक्नो गुरु टेक्नो गैजेट, दो महान गुरुओं के साथ। एक गूगल के 8वें लेवल क्रॉस कर चुकी है और एक हमारी कंप्यूटर एप्लीकेशन में एमफिल है। तो इस प्रकार के दो बड़े इंट्रोडक्शन क्या दूं मैं, मेरे पास शब्द नहीं आ रहे। दो टेक्निकल लेवल के दो मुहिम, दो बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग, दो औरतें क्या नहीं कर सकती। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर ऐसी घुसी पड़ी है कि तीसरे को मौका ही नहीं देती है। एक गूगल के ओ के अंदर मुझे तेजल जी का चेहरा दिखता है, गूगल के ओ के अंदर। तो मैं सोचती हूँ कि ये शो बड़ा मजेदार रहेगा। जब हम लोग देखेंगे, पब्लिक के पास भेजेंगे एडिट करने के बाद, तो ये शो इतना मजेदार रहेगा कि सब लोग बहुत इसको पसंद करेंगे। ऑलरेडी मेरे पास तो व्हाट्सएप आ गए हैं कि कब शो आप रिलीज करोगे। टाइम दे दिया है मैंने 4 बजे संडे का। तो शुरू करते हैं कि हमारे देश में सोशल मीडिया, पूरे विश्व में, देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। और कहाँ चली गई तेजल जी? यस यस। हाँ। और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को अगर सपोर्ट किया है किसी ने, तो वो है नेट, इंटरनेट और मोबाइल और लैपटॉप। और इफ आई से इन शॉर्ट, एक टुकड़े में बोलूंगी, एक शब्द में, वो है गैजेट। हमारे और एक प्लेटफॉर्म है लॉकडाउन। लॉकडाउन, बिल्कुल बिल्कुल।
क्योंकि लॉकडाउन के दौरान ही मैंने उज्जवल भारत को जन्म दिया था। वाह। तो ये भी एक अचीवमेंट है। कुछ ना सही तो कुछ तो कर, धूल मिट्टी ही साफ कर ले तो भी रोशनी आ जाएगी। थोड़ा सा कांच को साफ कर ले, सूर्य प्रकाश सामने आ जाएगा। तो कुछ ना करके कुछ अच्छा करो, वो ज्यादा बेहतर है। आइडल ना बैठो। तो लॉकडाउन के दौरान ही मैंने 6 अप्रैल को शुरू किया था उज्जवल भारत, और आज हम इस प्लेटफॉर्म में हैं कि हमने 2 महानुभव, टेक्नोलॉजी की दुनिया की बेताज सुल्ताना जो है तेजल छाया जी, और हमारी ऋचा वर्मा जी पटना से है, और वलसाड़ से है हमारे साथ तेजल छाया जी जो जुड़ गई है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग घरेलू महिलाओं के बारे में। जो पढ़ी लिखी तो बहुत है हमारे देश में, ऐसी महिलाएं शादीशुदा है, गृहिणी है, लेकिन फिर भी कुछ करना चाहती है, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिलता बाहर जाके जॉब करने का। लेकिन जरूरी नहीं है आज के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के इस युग में, डिजिटल के जमाने में, कि आपको बाहर जाना पड़े। मैं भी अपने घर पे बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, आप अपने घर पे हो, डिजिटल जी अपने घर पे है। तो इस प्रकार के कार्य को समझने के लिए, करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए आप जैसे महानुभवों की उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा पहला शो है, पहला एपिसोड है, प्रीमियर है। इसका नाम है टेक्नो गुरु, गैजेट गुरु, दो गुरुओं के साथ। एक प्लेटफॉर्म पे 2 गुरु, एक गूगल की दुनिया की 8वें लेवल क्रॉस करने वाली तेजल छाया जी, और एक कंप्यूटर एप्लीकेशन में दुनिया में नाम करने वाली हमारी ऋचा वर्मा जी जो पटना से है। शुरू करते हैं स्मार्टफोन से। जी। स्मार्टफोन एक ऐसा गैजेट है कि उसको स्मार्ट फोन इसलिए कहा गया है कि उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें स्मार्ट होना पड़ेगा। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं स्मार्टफोन से? फोटो खींचते, क्लिक एंड पोस्ट, क्लिक एंड पोस्ट, क्लिक एंड पोस्ट, या उससे ज्यादा क्या करते हैं? व्हाट्सएप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज का जमाना खत्म हो गया है। देखा जाए टेक्स्ट मैसेज सिर्फ आज बैंक वाले भेजते हैं हमें, या कोई और मेल वगैरह आता है। अब मुझे बताइए कि किस प्रकार से, ऋचा जी पहला सवाल आपसे, कि अगर और को स्मार्टफोन के साथ रहकर अगर वर्क फ्रॉम होम करना है तो किस प्रकार से उन्हें स्मार्टफोन उन्हें हेल्प कर सकता है, एंड्रॉइड फोन कैसे उन्हें हेल्प कर सकता है? बेसिक टिप्स दे दीजिए उन्हें। व्हाट्सएप अगर उन्हें यूज करना है तो पहले तो प्ले स्टोर में जाकर एक प्ले स्टोर का आइकॉन आता है, ट्रायंगल जैसा बना रहेगा, थोड़ा कलरफुल रहेगा, ग्रीन रेड येलो के कॉम्बिनेशन में एक आइकॉन रहता है। आइकॉन मतलब एक छोटा सा पिक्चर, उसको हम क्लिक करेंगे, वहां हम लिखेंगे व्हाट्सएप। जैसे ही व्हाट्सएप लिखेंगे ग्रीन कलर का एक लोगो आ जाता है जिसपे फोन के रिसीवर का इमेज बना रहता है, तो उसको हम डाउनलोड करेंगे। इतना आज की महिलाओं को पता है। एंड मैं बता दूं कि गांव की महिलाएं शहर की महिलाओं से ज्यादा तेज, क्योंकि उनको सरकारी स्कीम के बारे में भी सब पता रहता है। वो बैंक में जाके मैनेजर को तंग करते हैं कि हमारे पैसे क्यों नहीं आए, सरकार ने हमारे अकाउंट में पैसे डाले हैं क्यों नहीं आए। तो उनको भी पता है कैसे डाउनलोड करते हैं, तो ऐसे हम डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको उसमें अपनी तस्वीर लगानी है तो जैसे ही वो डाउनलोड हो जाएगा तो आप उसमें ऊपर में राइट साइड में ऊपर में जाएंगे, 3 डॉट होंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके सेटिंग्स में जाएंगे। आपको अपना फोटो लगाना है, अपना फोटो लगा सकते हैं, नाम लिखना है, नाम लिख सकते हैं, इस तरह से करके। और जो भी कॉन्टैक्ट आपके फोन बुक में होंगे और जो व्हाट्सएप पे होंगे वो ऑटोमेटिकली आप उनको व्हाट्सएप से कनेक्ट कर लेते हैं। इसमें आपको अलग से कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप उसके माध्यम से मैसेज का आदान प्रदान कर सकते हैं, फोटोज, वीडियोस, फाइल्स भेज सकते हैं। लेकिन हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मैम भी, तेजल मैम भी बच्चों को पढ़ाती हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज अ बून और अ बेन। वो आपके लिए वरदान है या आपके लिए अभिशाप है।
तो अगर आप उसको अपने फायदे के लिए या समाज के या दूसरों के फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तब तो वो ठीक है कि संदेश का आदान प्रदान हो रहा है, लोगों को न्यूज़ मिल रही है, आपकी हालचाल की न्यूज़ मिले, चाहे देश विदेश में क्या हो रहा है उसकी न्यूज़ मिले, या एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी हो। लेकिन अगर उसमें आप किसी की टांग खिंचाई कर रहे हैं, ग्रुप में घुस जाते हैं बहुत सारे लोग, ग्रुप में घुस के, व्हाट्सएप ग्रुप में घुस के बहुत तरह की आतंकवादी घटनाएं भी घटती हैं, बहुत तरह के देशद्रोह के नारे भी लगाए जाते हैं, बहुत तरह के इल्लीगल काम भी होते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आपको फेक कॉल्स भी आजकल आने लगे हैं, जो कि साइबर क्राइम में अब दर्ज किए जा रहे हैं। व्हाट्सएप पे लोग आपको कॉल करके बोलते हैं कि ये मेरा अकाउंट नंबर है, आप इसमें पैसे डाल दीजिए, और आपने लॉटरी में कार जीती है तो मैं आपको इस नंबर पे एक ओटीपी भेजूंगा, वो ओटीपी आप डायल कीजिएगा तो आपको कार की पूरी वो डिटेल्स मिल जाएगी और कार आपके डोर स्टेप तक पहुंच जाएगी। तो इस तरह के भी कॉल्स होते हैं जिससे जी, हमें बचना से- चाहिए। व्हाट्सएप की बात करेंगे तो इससे एक मिलता जुला सवाल मैं तेजल जी से पूछना चाहूंगी। तेजल जी, बात करिए व्हाट्सएप की, ऋचा जी ने शुरुआत की व्हाट्सएप से, तो व्हाट्सएप की लिमिटेशंस या कमियां क्या होती है, उसमें हम लोग कितने अमाउंट के एमबी या जीबी तक हम लोग फाइल्स सेंड कर सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि व्हाट्सएप पे अगर मुझे किसी को कुछ भेजना है बड़ा फाइल, तो कितने एमबी तक का वो टेक्नोलॉजी के नॉलेज के द्वारा कितने एमबी तक का फाइल हम लोग भेज सकते हैं, आप बताइए तेजल जी। व्हाट्सएप, अगर ये सोशल मीडिया के बारे में अगर मैं बात करूं तो हर एक लोग जो होते हैं ना, अरे ये मेरी 10 मिनट की फाइल है नहीं जाएगी, ये मेरी 15 मिनट की फाइल है नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है। उसकी फाइल साइज के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी फाइल साइज हो 50 या 60 एमबी की हो तो उसको कंप्रेस कर लो। तो कंप्रेस करने के बाद आपकी 10 मिनट की फाइल भी होगी ना, वो कहीं पे भी आप भेज सकते हैं, राइट। तो 15, इतना ध्यान रखें कि कम से कम 15 एमबी की फाइल हो ना, तो वो अपलोड होने में भी टाइम नहीं लगेगी और डाउनलोड होने में भी किसी को दिखने में भी दिक्कत नहीं होगी। वैसे ही फोटोज के बारे में है। फोटोज भी अगर आप ज्यादा हैवी फाइल वाले भेजते हो तो आप तो भेज देते हो, आपको लगता है कि अब मैंने तो अपलोड कर दिया, लेकिन सामने वाले को दिखता नहीं है। तो हो सके तो गूगल फोटोज की लिंक बना के वो फॉरवर्ड कीजिए। उससे पहले मैं एक बात करना चाहूंगी, व्हाट्सएप यूज करते हैं, टीम डॉट डाउनलोड करते हैं, प्ले स्टोर में जाके ऐप यूज करते हैं, ऋचा जी ने बताया, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन उससे पहले मैं बेसिक टिप्स दूंगी। मैं तो प्राइमरी टीचर हूँ, इसलिए मैं बेसिक्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग है उसका मतलब मैं ज्यादा ध्यान रखती हूँ। तो अपने मोबाइल में कम से कम, आपका मोबाइल जितने भी एमबी जीबी का है या कोई भी मोबाइल हो, कम से कम 15% प्लेस खाली रखिए। ये एक बात है। फिर अननेसेसरी फोटोज है, आप अगर पीडीएफ वगैरह डाउनलोड जो करते हैं, आप कहीं पे भी क्लिक करते हो तो आपको देखने के लिए वो तो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो गया, लेकिन वो आपको गैलरी में नहीं दिखेगा। कोई प्रेजेंटेशन है, कोई वर्ड फाइल है, किसी का लेटर है या पीडीएफ फाइल है, वो आपको सब मिलेगा आपके फाइल मैनेजर में। तो बहुत सारे लोगों को पता होता है कि फाइल मैनेजर में क्या है, वो तो कुछ सेटिंग्स का होगा या कुछ एप्लीकेशन रिलेटेड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फाइल मैनेजर में जो हमको गैलरी में नहीं दिखता वो सब फाइल मैनेजर में जमा होता है। तो वहां पे जाके जो अननेसेसरी और अनवांटेड फाइल है वो पहले सब डिलीट करो, तो आपका आधा मोबाइल खाली हो जाएगा। ये सबसे मतलब बेसिक यूज के लिए मैं 3 टिप देना चाहूंगी। ये सबसे पहली टिप है कि 15 to 20% मोबाइल अपना खाली रखो। दूसरा, अननेसेसरी ऐप डाउनलोड मत करो, क्योंकि अगर आप अननेसेसरी ऐप डाउनलोड करते हो तो अगर वो आप यूज नहीं करते हो तो भी वो ऐप के पास आपकी सब डिटेल चली जाती है, क्योंकि आप अलाउ के ऊपर क्लिक करते हो। अगर आप अलाउ के ऊपर क्लिक नहीं करोगे तो आपको वो ऐप यूज नहीं करने देगा। तो जो यूज आप
ऐप यूज नहीं करते हो उसको अनइंस्टॉल कर दो। दूसरा, फाइल मैनेजर में जाके अपनी जगह थोड़ी खाली करो। और तीसरा, कोई भी लिंक के ऊपर क्लिक करते हो वहां पे आपको नहीं पता है तो आईडी पासवर्ड मत दो। आईडी पासवर्ड देने से अभी अभी बहुत सारे क्राइम, अभी तो घर में लूटपाट करने के लिए कोई नहीं आता, मतलब डिजिटल इंसिडेंट बढ़ गए हैं। जी। तो जैसे हम डिजिटल बढ़ते हैं तो वो चोर लोग भी चोरी डिजिटल ही करते हैं, डिजिटल चोरी। जी। और वो, हाँ, और एज ए गूगल लोकल गाइड मैं ये एक चीज भी अवेयरनेस के लिए शेयर करना चाहूंगी। जैसे ऋचा जी ने बताया कि फोन नंबर वगैरह व्हाट्सएप पे आते हैं, फेक कॉल, बिल्कुल सही बात है और ये अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है। वैसे ही गूगल मैप के ऊपर बहुत अनलीगल इश्यूज हुए हैं। गूगल मैप के ऊपर पहले क्या होता था कि बैंक वगैरह के गूगल मैप से लोग नंबर लेके अपने नाम करके वहां से फेक कॉल करते थे और बैंक के नाम से लोग पैसे ठग लेते थे। अभी वो गवर्नमेंट ने नोटिस किया है और गवर्नमेंट मतलब थोड़े लिमिटेशंस दे दिए हैं, तो वो एक अच्छी बात है। तो अगर आपको ऐसे कोई व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टा से नहीं, अगर कोई अननोन नंबर से भी आते हैं और अगर आप गूगल मैप का यूज करते हो गूगल फोन करने के लिए, बैंक या ऐसी कुछ जगह के लिए, तो प्लीज एक बार कंफर्म कर लेना कि वो नंबर सही है या गलत। तो ये सब थोड़ी बेसिक चीजें हैं। या कोई मतलब हमारा जैसा टॉपिक है हाउसवाइफ को कैसे यूज हो, तो ये थोड़ी बेसिक चीज, 2-4 बातें हैं बेसिक में, वो अगर ध्यान में रखे तो कोई भी लेडी कोई भी काम कर सकती है। मैं 3 साल से 8000 का मोबाइल यूज करती हूँ। देखिए मैं आपके सामने अच्छे से बात कर रही हूँ और मेरा पूरा ऑनलाइन क्लासेस वगैरह सब कुछ इसमें जाता है, क्योंकि मैं गूगल जो स्पेस देता है 15 GB का, वो मैं यूज करती हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर जो हाउसवाइफ वगैरह है या कोई भी हाउसवाइफ अगर बेस में कुछ अच्छी चीजें सीख लो ना, तो जैसे ऋचा जी भी अगर एमफिल तक गई है तो उनका वो वहां तक गई है क्योंकि उनका बेस बहुत स्ट्रांग है। आप भी आज स्काइप वगैरह यूज करने लगे, पहले भी आप मतलब आपने भी पहले बेस तो स्ट्रांग किया होगा ना। तो मैं ये बोलूंगी कि हर एक चीज के लिए ये जो बेसिक चीज है कि आपको कितने मिनट की फाइल है ये जरूरी नहीं है, कितने MB की है। 15 या 20 MB से ज्यादा फाइल लंबी हो तो आप मत भेजो उसको। अगर ऐसी कोई लंबी फाइल भेजनी है तो आप ड्राइव पे अपलोड कर दो या गूगल फोटोज पे अपलोड कर दो। हमारे पास 2 ऑप्शन है। गूगल हमको 15 GB की फ्री स्पेस देता है, राइट। अगर आप फाइल कंप्रेस करोगे तो उसकी क्वालिटी चली जाएगी। या मुझे समझो कि हमारे घर में ही 2 दिन पहले फंक्शन था, तो वो आधे घंटे की फाइल थी, तो आधे घंटे की फाइल मैं व्हाट्सएप पे तो नहीं भेज सकती। तो मैंने क्या किया, वो फाइल को गूगल फोटोज में अपलोड किया। मेरे पास 3 प्लेटफॉर्म है, एक गूगल फोटोज, दूसरा गूगल ड्राइव और तीसरा यूट्यूब। अभी फैमिली फंक्शन था तो यूट्यूब पे तो नहीं मैं मुख रखूंगी, तो मैंने गूगल फोटोज पे अपलोड किया, उसकी लिंक क्रिएट की और उसकी लिंक शेयर कर दी। तो उससे क्या फायदा होगा कि मेरे पास भी ओरिजिनल कॉपी रहेगी और आपको भी कुछ डाउनलोड किए बगैर सिर्फ लिंक के ऊपर क्लिक करके पूरे आधे घंटे या 1 घंटे का जितना भी वीडियो है आप एंजॉय करके देख सकते हो। जी। तो ऐसे एक तो गूगल थ्रू या लिंक थ्रू फोटो या वीडियोस या PDF जो भी आप शेयर करते हो उसमें 2 फायदे होंगे। आपके पास आपकी ओरिजिनल कॉपी ड्राइव पे सेफ रहेगी और जो सामने वाला देखता है उसके गैलरी में जगह भी नहीं होगी। So this is my idea. Instead of बहुत तेजल जी, हेड्स ऑफ गूगल गाइड, एक परफेक्ट लेडी मुझे आज मिली है। ऋचा जी क्या कहते हो आप तेजल जी के बारे में, उनके नॉलेज के बारे में क्या कहना है आपका? मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने गूगल का ही पेज खुला हुआ है और गूगल बोल रहा है। एक्चुअली गूगल लोकल गाइड के अलावा आप मेरा नाम टाइप कर सकते हो गूगल पे,
आई एम अ प्रोडक्ट एक्सपर्ट ऑल्सो। हमारा एक फोरम है, वहां पे अगर आप मैं गूगल मीट, गूगल क्लासरूम, गूगल फोटोज एंड गूगल ड्राइव, ये 4 के लिए मैं वहां पे मेरे आंसर्स देती हूँ। मतलब आप अगर कैसे कोई क्वेश्चन से आप ड्राइव यूज करते हो और आपकी लिंक खुल नहीं रही है, कुछ तो प्रॉब्लम आता है, तो आप उनका एक गूगल पे वहां पे कम्युनिटी कंसोल होता है, Yes, वहां पे जब हाँ, तो वहां पे आप क्वेश्चन करते हैं, तो हमारे जैसे प्रोडक्ट एक्सपर्ट जो होते हैं ना, आई एम अ प्रोडक्ट एक्सपर्ट ऑल्सो। आई हैव क्लियर ऑल द लेवल्स, एग्जाम्स भी मैंने क्लियर की है। तो वहां पे हमारे जैसे लोग आंसर्स आपको देते हैं। क्या बात है। तो लाइक आ गया, बड़ा लाइक। मैं ज्यादा से ज्यादा हर चीज, ये नहीं टेक्नोलॉजी या गैजेट्स या ऐसा नहीं, कोई भी चीज हो, अगर बेसिक स्ट्रांग होगा ना, तो कोई कहीं पे भी, मैंने कोई पढ़ाई स्पेशल पढ़ाई नहीं, मैं डिप्लोमा किया है 1 साल ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन मुझे अपने आप को अपडेट, मतलब सबको देखती थी, ये तो एमसीए करके आए, तो इतना सारा प्रोग्रामिंग, मैं तो प्रोग्रामिंग भूल गई, अब मैं क्या करूं। तो धीरे धीरे मैंने, और मेरे हस्बैंड का मुझे बहुत सपोर्ट है, वो बोले कि नहीं, ये कंप्यूटर है तो इसके ऊपर बैठ। तो मतलब मैं धीरे 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 अपने आप को अपडेट करते 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 यहाँ तक पहुंची। और बहुत मजा आता है मुझे, समय के साथ चलने में ही समझदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक स्टेटमेंट अब याद आ रहा है, आधुनिकरण की अगर हम बात करते हैं, तो आधुनिकरण का मतलब ये नहीं होता है तेजल जी, ऋचा जी, के हमें छोटे कपड़े पहनकर शराब पीकर नाइट आउट पार्टी करें। आधुनिकरण असलियत में ये मुझे देखने को मिल रहा है, जो आप दोनों मेरे सामने बैठे हो, जो मैं आपके सामने बैठी हूँ, आज हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, उसका उपयोग करके जो हम आज बात कर रहे हैं, आप कहाँ, मैं कहाँ, तेजल जी कहाँ, फिर भी एक जगह पर बैठ के जो बात कर, ये है आधुनिकरण का सही उदाहरण। क्या कहते हो आप? मैं तो हमेशा यही बोलूंगी कि जैसे हमारे पुराणों और वेदों में भी लिखा है कि अगर हम एक औरत को शिक्षित करते हैं तो पूरी एक जनरेशन शिक्षित होती है। जनरेशन, यस। तो ये किसी अंग्रेज ने नहीं कहा था, ये हमारे ही पुराणों में लिखा है, क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उससे हमें बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है। और मैं आप अपने दर्शकों को आपके माध्यम से बता दूं, सीमा जी, तेजल जी, कि उसी तरह से एक प्रोग्राम है भारत सरकार का, जिसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें वुमेन साइंटिस्ट प्रोग्राम करके एक सेक्शन है, जिसमें अगर आप चाहें तो मैं उसके बारे में कुछ बता सकती हूँ। जी बिल्कुल 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 जी। तो जब हम महिलाओं की बात करते हैं और महिलाओं से जुड़े अभी हम टेक्नोलॉजी और गैजेट्स की बात करते हैं, तो हमें जानना चाहिए कि महिलाओं से जुड़े हमारे भारत सरकार ने कौन कौन से साइंटिस्ट प्रोग्राम रखे हुए हैं। तो उसमें से सबसे पहला है जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन। आपको जानकर ये खुशी होगी कि इसका शॉर्ट फॉर्म है गति, GATI, गति। तो जब तक आपके अंदर गति नहीं है, तब तक तो आप किसी भी प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले सकते हैं। तो जब भी हमारे भारत की महिलाओं की बात करते हैं हम, तो हमारी भारत की महिलाएं बहुत तरह के चैलेंजेस फेस करती हैं, वो चाहे एकेडमिक जॉब में हो, अपनी पर्सनल लाइफ में हो, एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर हो, क्योंकि जो सिस्टमेटिक बैरियर्स उनके सामने आते हैं, जो सिस्टम के जो अड़चने उनके सामने आती हैं, और वो सिस्टम का जो प्रावधान है उसमें कहीं ना कहीं वुमेन को बहुत दिक्कत होती है आगे बढ़ने में। तो जेंडर इक्वालिटी साइंटिफिक लेबोरेटरीज और इंस्टीट्यूशंस में हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ही की जाती है। और अगर हम इसकी बात करें गति की, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 3 में से एक इनिशिएटिव है, जो 28 फरवरी 2020। हाँ, फिर भी एक जगह पर बैठ के जो बात कर, ये है आधुनिकरण का सही उदाहरण। क्या कहते हो आप? मैं तो हमेशा यही बोलूंगी कि जैसे हमारे पुराणों और वेदों में भी लिखा है कि अगर हम एक
औरत को शिक्षित करते हैं तो पूरी एक जनरेशन शिक्षित होती है। जनरेशन। यस, तो ये किसी अंग्रेज ने नहीं कहा था, ये हमारे ही पुराणों में लिखा है। क्योंकि हमारी जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उससे हमें बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है। और मैं आप अपने दर्शकों को आपके माध्यम से बता दूं सीमा जी, तेजल जी, कि जी उसी तरह से एक प्रोग्राम है भारत सरकार का जिसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसमें वुमेन साइंटिस्ट प्रोग्राम करके एक सेक्शन है, जिसमें अगर आप चाहें तो मैं उसके बारे में कुछ बता सकती हूँ। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी, तो जब हम महिलाओं की बात करते हैं और महिलाओं से जुड़े अभी हम टेक्नोलॉजी और गैजेट्स की बात करते हैं, तो हमें जानना चाहिए कि महिलाओं से जुड़े हमारे भारत सरकार ने कौन कौन से साइंटिस्ट प्रोग्राम रखे हुए हैं। तो उसमें से सबसे पहला है जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन। आपको जानकर ये खुशी होगी कि इसका शॉर्ट फॉर्म है गति, GATI, गति। तो जब तक आपके अंदर गति नहीं है तब तक तो आप किसी भी प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले सकते हैं। तो जब भी हमारे भारत की महिलाओं की बात करते हैं हम, तो हमारी भारत की महिलाएं बहुत तरह के चैलेंजेस फेस करती हैं। वो चाहे एकेडमिक जॉब में हो, अपनी पर्सनल लाइफ में हो, एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर हो। क्योंकि जो सिस्टमेटिक बैरियर्स उनके सामने आते हैं, जो सिस्टम के जो अड़चने उनके सामने आती हैं, और वो सिस्टम का जो प्रावधान है उसमें कहीं ना कहीं वुमेन को बहुत दिक्कत होती है आगे बढ़ने में। तो जेंडर इक्वालिटी साइंटिफिक लेबोरेटरीज और इंस्टीट्यूशंस में हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ही की जाती है। और अगर हम इसकी बात करें गति की, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 3 में से एक इनिशिएटिव है जो 28 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया था, नेशनल साइंस डे के दिन, बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया at the celebrity program dedicated to women in science held at विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली। और इसमें बहुत सारे फेलोशिप के कैटेगरी हैं सीमा मैम, तेजल मैम। जो फेलोशिप के कैटेगरी हैं वो 3 तरह की हैं। वुमेन साइंटिस्ट स्कीम WOS सेक्शन A, जो बेसिक रिसर्च और अप्लाइड साइंस है। वुमेन साइंटिस्ट स्कीम B, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन है सोसाइटल बेनिफिट के लिए। और सेक्शन C, वुमेन साइंटिस्ट स्कीम WOSC, जिसमें हम इंटर्नशिप करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसमें हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो जब भी हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, ये सारे डिटेल्स आपको वेबसाइट पे मिलेंगे। और इसमें जो भी क्वालिफिकेशन है ऐसे है तो बहुत हाई, लेकिन अगर वुमेन शिक्षित होती है तो वो क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करते हैं। वो चाहे PhD हो, MPhil हो, MTech हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जब औरतें पढ़ना शुरू कर देंगी और इन सब स्कीम के बारे में जानना शुरू कर देंगी, भारत सरकार उनको प्रावधान देती है, उनको फेलोशिप देती है कि आप रिसर्च कीजिए, हम आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बना के रखें। तो ऐसी वुमेन सेंट्रिक स्कीम हमारी भारत सरकार की तरफ से हमारे लिए उपलब्ध है। बस अपने ज्ञान चक्षु खोलने हैं, सरकार की योजनाओं को ध्यान से सुनना है और लोगों तक पहुंचाना है। जी, अगला सवाल तेजल जी आपसे है मेरा। जैसे वुमेन के बारे में इतने सारी बातें करिए, जो मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं, आई एम गेटिंग स्पीचलेस नाउ। राज्य कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर आज भी महिलाएं कम से कम मिनिमम डिजिटल हो पाई है, या इस प्लेटफॉर्म पे आने में अभी भी कतराती है, या वहां तक टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाया है? ऐसा कौन सा क्षेत्र होगा हमारे देश का? या बात करेंगे अगर हम वलसाड जिले की, गुजरात की, शुरू करेंगे वलसाड जिले गुजरात से, बताइए। यहाँ पे मतलब यहाँ पे अभी गूगल मैप में तो ऐसे बहुत कम जगह है इंडिया में जो गूगल मैप पे नहीं है। लेकिन क्या होता है कि अगर हमारे वलसाड की बात करो, ठीक है, तो मुझे और आपको हर गली और हर दुकान का पता होता है। तो हम गूगल मैप का यूज कम करते हैं, लेकिन गूगल मैप कौन यूज करता है? जो बाहर से आता है या हम कोई सिटी में जाते हैं।
तभी हम यूज करते हैं। लोकल पब्लिक बहुत कम यूज करती है लोकल पब्लिक रिव्यू। बॉम्बे जैसी मेट्रो सिटीज में उसका बहुत यूज होता है। अगर मैं बात करूं तो बहुत इंटीरियर में अगर कोई जगह है, छोटे से गांव में जहां पे नेटवर्क कम है, वहां पे ज्यादा जरूरत है गूगल मैप को अपडेट होने की। वहां पे हमारे जैसे लोकल गाइड, अभी हमको एक दिक्कत क्या होती है कि हमें इतने लोग पहचानते नहीं है। हाँ, अगर मैं किसी को बोलूं कि मैं गूगल लोकल गाइड हूँ, गूगल मैप पे इंफॉर्मेशन ऐड करती हूँ या ऐसा कुछ करती हूँ, तो मतलब जो छोटे टाउन है ना, वो बोलते हाँ ओके। इवन मेरी फैमिली में हाँ ये गूगल के हाँ हाँ करती हाँ ओके ओके। मतलब इतना महत्व लोगों को पता नहीं है अभी तक मैप का। सो जो इंटीरियर छोटे छोटे गांव हैं उसमें बहुत कम इंफॉर्मेशन है। हमें रोड मैपर की भी परमिशन मिली है, तो हम लोग इंडिया के रोड भी ड्रॉ करने चालू कर दिए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर, मैं तो अभी तक मैंने तो सिर्फ 300 किलोमीटर ही ड्रॉ किए हैं, सॉरी ये गूगल मैप पे। तो वैसे हम जैसे वो गूगल ही ऐसी प्रोफाइल सिलेक्ट करता है जो अच्छे से, जिनके गूगल मैप में कंट्रीब्यूशन रोड मैप करते हैं, सही रोड ड्रॉ करते हैं। अगर वो सही नहीं है तो उसको काट देते हैं और सही इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं। अभी यहाँ से जो छोटे छोटे वागलधारा या ये सब जो गांव है वो इतने अपडेटेड नहीं है। रोड्स हैं अभी तो गवर्नमेंट ही ये सब जो गवर्नमेंट प्लेसेस हैं, जो गांव का नाम देना, वो तो गुजरात गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट ही करती है। लेकिन उसके अलावा जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे जैसे लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जो गवर्नमेंट रिलेटेड प्लेसेस हैं वो किसी को अलाउड नहीं है करना, वो गवर्नमेंट खुद करती है। तो वो अच्छा है कि एकदम परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। बैंक की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के सिवा कोई अपडेट नहीं कर सकता। तो वो एक एडवांटेज है कि कुछ भी नया गांव आता है तो फिर गूगल गवर्नमेंट ही डायरेक्ट अपलोड करती है। तो अभी बहुत कम ऐसी जगह है इंडिया में जहां पे गूगल मैप ना पहुंचा हो। और वहां के जो क्षेत्र एक चीज मैं बताऊंगी कि यहाँ पे 2 साल पहले हमारे तिथल में भी किसी ने एयरपोर्ट के फोटो ऐड कर दिए थे, किसी ने हिमालय के फोटोज अपलोड कर दिए थे। तो वो सब जो नहीं, मतलब ये लोकेशन के फोटोज हम अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तिथल गई तो मैं पानी का फोटो लेके मैप पे रख सकती हूँ। लेकिन लोगों को क्या क्रेज था पहले, अभी कम हो गया है, लोगों को क्या क्रेज था कि हाँ मेरा फोटो गूगल मैप पे है, वो लोग खुश हो जाते हैं तो वो सेल्फी लेके गूगल मैप पे डालते हैं। गूगल मैप पे सेल्फी डालना अलाउड नहीं है, आपका अकाउंट कभी भी प्रॉब्लम में आ सकता है। हो सकता है जी। हाँ, तो आप हर कोई कर सकता है, आप भी करो। जहाँ पे जाते हो वहां के एटलीस्ट रिव्यू लिखो। अगर जैसे मैं यहाँ तक मैंने 35,000 पॉइंट्स कमाए हैं, उसमें सब छोटे छोटे, हाँ भाई यहाँ पे खाना गई तो ये खाना अच्छा था, ये मैंने रिव्यू लिख दिया। तो मेरे एक रिव्यू का व्यूज 615 है। तो मतलब ऐसे क्या हम लोग ऐसे ही म्यूचुअली एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं। तो अभी गवर्नमेंट भी बहुत इन्वॉल्वमेंट लेती है गूगल मैप में, वो भी मेन चीज ध्यान रखती हैं। और हमारे जैसे बहुत सारे हैं गुजरात में, इंडिया में पूरा ग्रुप है हमारा, वो भी गलत इंफॉर्मेशन ना अपलोड हो और सही इंफॉर्मेशन हो अपलोड हो और लोगों को कोई दिक्कत ना पहुंचे, इसका बहुत से ख्याल रखते हैं। जी, बहुत अच्छा लग रहा है तेजल जी और ऋचा जी आपसे बात, देखिए समय के मर्यादा की वजह से हमें बहुत जल्द ये शो आज पूरा करना पड़ेगा। और जैसे व्हाट्सएप के बारे में आज हमने बात की, बेसिक बातें करी, और फटाफट आप दोनों से मैं आज अनुरोध करना चाहूंगी कि 5 ऐसे टिप्स दे दीजिए ताकि स्मार्टफोन से खतरा क्या है। आप खतरे के बारे में बताइए ऋचा जी कि स्मार्टफोन इस्तेमाल करने से 5 ऐसे कौन से बड़े बड़े खतरे हो सकते हैं, और आप उनका बताइए, सोल्यूशन बताइए तेजल जी।
ये खतरा बताएगी और आप उनका सोल्यूशन, आप एक खतरा बताइए, आप उसका सोल्यूशन बताइए। चलिए शुरू हो जाइए। ओके, बैड इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन। सबसे पहला इम्पैक्ट जो है वो है कि उससे जो रेज निकलते हैं वो आपके लिए हानिकारक होते हैं। वो रेज जो होते हैं वो आपके स्किन को भी डैमेज करते हैं। हम लगातार स्किन को रब करते हैं स्क्रीन पे। आप लगातार अपने स्किन को कहीं भी रब कीजिए, फिर आपका स्किन वहाँ हार्ड हो जाएगा। आप देखते होंगे, आप फुटवेयर पहनते हैं तो जहाँ पे सबसे ज्यादा घर्षण होती है पैर में, वहाँ का स्किन हार्ड हो जाता है। तो लाइक वाइज आपके स्किन को भी ये इफेक्ट करता है, आपकी आईज को इफेक्ट करता है, आपके ब्रेन को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। जो इसका जरूरत से ज्यादा, जी, वो जो जरूरत से Yes. ज्यादा स्मार्टफोन यूज करते हैं, मैं बता देती हूँ मैम बस 5 मिनट में, कि जरूरत से ज्यादा जो स्मार्टफोन यूज करते हैं, ब्लूटूथ लगाए रखते हैं ना, उनके कानों में ना एक पानी जैसा रिसाव होने लगता है। उनके कान जब वो साफ करेंगे तो उनको उनके अंदर वो पानी जैसा रिसाव होने लगेगा। वो इतना नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। जी मैम। स्पेशली मोबाइल फोन के लिए मैं एक टिप देना चाहूंगी। अगर आप कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हो या कोई भी फॉर एग्जांपल एज अ स्टूडेंट या एज अ टीचर या एज अ फ्रेंड, अगर तो हमेशा अपना मोबाइल हॉरिजॉन्टल मोड में रखे। हॉरिजॉन्टल मोड में रखे, रोटेशन ऑन कर दे, तो क्या होगा कि आपकी आंखों को स्ट्रेस कम पहुंचेगा। वर्टिकल मोबाइल होगा तो आपको इतना छोटा सा दिखेगा, तो उसको आपको देखने में आप क्या करोगे, बार बार मोबाइल के नजदीक जाओगे और जूम जूम करके देखोगे। उससे बेटर है एक जगह पे मोबाइल प्लेस कर दो। जैसे मैं आज मोबाइल पे ही हूँ, तो एक हॉरिजॉन्टल मोबाइल कर दो, रोटेशन ऑन कर दो, तो आपको स्क्रीन बड़ी दिखेगी। और हमेशा जो प्रेजेंट कर रहा है उसकी स्क्रीन फुल स्क्रीन रखो, तो आपको जो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर मूवमेंट होती है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखेगी, राइट। और अगर आपको अगर कहीं सुनना है, ठीक है, और कंटिन्यूसली 20 मिनट तक एक नजर से मत देखो मोबाइल के सामने। 5 मिनट होती है, थोड़ा इधर देखो, आंखों की पलक झपकाओ, थोड़ी सी ऊपर देखो, नीचे देखो, और थोड़ी आधे एक घंटे के बाद उठकर थोड़े पानी की छलक मत, ठंडे पानी की, सादा पानी जो हम मुंह धोते हैं वही, कोई गर्म पानी नहीं, आंख के ऊपर छलक, गुजराती में बोलते हैं वो फेंक कर जो मारते हैं ना, वैसे। इससे क्या होगा, आपकी आंखों में से गर्मी नहीं होगी इतनी। और ये मोबाइल हॉरिजॉन्टल मोड में रखने से क्या होगा कि आपको ज्यादा आंखों को स्ट्रेस नहीं देना पड़ेगा देखने के लिए। फिर आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और इसमें इन्फेक्शन और जर्म्स भर भर के होते हैं सीमा जी। आपके स्क्रीन पे, क्योंकि जब भी कोई भी गैजेट, वेदर इट इज लैपटॉप, टेलीविजन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अगर ऑन रहता है ना, तो वो सबसे ज्यादा धूल खींचता है अपने अंदर। वो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसके अंदर। और किसी को भी कॉल करो ना, तो रिंग बजती है वो मत सुनो जी, उसको स्पीकर मोड पे रखो। अगर सामने वाला फोन उठा ले, बाद में वो स्पीकर मोड ऑफ करके बात करो। उसके रेज भी कान में जाते हैं, वो भी अच्छे नहीं है। ओवर टू यू जी। बहुत बढ़िया जी। ऋचा जी आप अगला पॉइंट लीजिए। अगला पॉइंट इसी में क्या, नेगेटिव इम्पैक्ट में? जी 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 जी, तो मैं ये कहती हूँ कि ये सोशल डिस्कनेक्ट भी ये सबसे बड़ा और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है मोबाइल फोन्स या टेक्नोलॉजी का। कि जब भी कोई पर्सन स्मार्टफोन के साथ इन्वॉल्व होता है, तो उनके अंदर जो पोटेंशियल चीजें हैं, उनके अंदर की जो प्रतिभा है, वो चाहे बोलने की हो, लिखने की हो, वो सब धीरे धीरे कम हो जाती है और वो रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होते चले जाते हैं। क्योंकि अगर कुछ भी उनको यूज करना है, कुछ भी उनको जानना है, तो वो क्या करेंगे, वो फट से गूगल कर देंगे, दिन भर स्मार्टफोन लेके बैठे रहेंगे। अरे भाई, तुम ये चीज पुस्तक में भी तो सर्च कर सकते हो, बुक्स में सर्च कर सकते हो, लोगों से पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, बाहर जाओ, लोगों से मिलो, बातें करो, उनसे ज्ञान लो। ये चीजें
तो डिस्कनेक्ट हो ही जाती है, यानी सोशल डिस्कनेक्शन तो होता ही है। इसके साथ जैसे मैम ने बताया कि स्ट्रेस होता है, तो मैं एक और इन्फेक्शन और जर्म्स की तो बातें हमने कर ही ली। तो एज इन शॉर्ट, ये जो भी है ये हेल्थ हैजार्डियस गैजेट है, लेकिन अभी हमारे पास इसका विकल्प ही क्या है? पेंडेमिक के टाइम पे यही हम लोगों का माध्यम बना, वो चाहे हम जैसे टीचर्स या मैम के लिए ऑनलाइन क्लासेस की बात हो, जर्नलिस्ट के लिए न्यूज़ की बात हो, लोगों की लाइव की बात हो, कुछ भी हो, बच्चों के पढ़ने की बात हो, स्मार्टफोन इस बार हम लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ। लेकिन उस वरदान को भी हमें सहेज के रखना है, अपनी हेल्थ को, अब टेक्नोलॉजी को अपने ऊपर इंसान को कभी हावी नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो वो इंसान को डिस्ट्रॉय कर देती है। मैं इन शॉर्ट यही बोलूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गैजेट बनाने वाला इंसान है, तो इंसान पर गैजेट हावी कैसे हो सकता है? ये अगर हमने समझ लिया कि हमने गैजेट्स बनाया है, हमने कंप्यूटर बनाया, हमने मोबाइल बनाया है, लेकिन आज अगर वो हमारे जीवन पे हावी होने लगा, तो कहीं ना कहीं गलती हमारी है। हमने ही उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है कि हमने रियल वर्ल्ड को इंपॉर्टेंस दिया और रियल वर्ल्ड से हम लोग कहीं ना कहीं छूटने लगे हैं। तो आज इसका सॉल्यूशन बताइए तेजल जी, आप हो तेजल जी? यस यस यस, यही पे हूँ मैं, आ जाइए, स्क्रीन पर आ जाइए। स्क्रीन पे ही हूँ मैं। तो आपका स्क्रीन ब्लर दिख रहा है, मूवमेंट नहीं दिख रहा है, पता अभी नहीं, अभी नहीं दिख रहा है। फोन आ जाते हैं ना बीच में, बहुत फोन आते हैं। हाँ, वो वहां पे ना, तो देखो मीटिंग विद सीमा के ऊपर देखो एक दो लाइन बनी है। हाँ, बस बस बस, दिख रहा है एक मेरा सेकंड, फेस? नहीं नहीं दिख रहा है। एक मिनट, अभी आ गया। आया जी। यस, जी अब भी आ गया। जो जो बहुत अच्छा, जो हमने जो बहुत अच्छी बात करी है आज टिप्स के बारे में, नेगेटिव इफेक्ट के बारे में, तो आज का जो आखिरी सॉल्यूशन मैं पूछना चाहूंगी कि सोशल डिस्कनेक्शन, जो इसके बारे में अभी ऋचा वर्मा जी ने बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। सोशल डिस्कनेक्शन, हम पर टेक्नोलॉजी का हावी होना सबसे ज्यादा असरदार और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो वहां से बाहर निकलने के लिए, या हम पर टेक्नोलॉजी हावी ना हो पाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी को हमने बनाया है, हमको टेक्नोलॉजी नहीं बनाया है, इस प्रकार के वाक्य, इसका जो सही अर्थ है वो हम कैसे हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाए, आपके माध्यम से, गूगल गाइड के माध्यम से बताइए तेजल जी, हमारी गूगल गाइड। मैं एक तो जब जरूरत हो तभी टेक्नोलॉजी का यूज करें, और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी कि एक छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम भी हर कोई करे, आप भी सीमा जी न्यूज चैनल के माध्यम से, जैसे मैंने ई वेस्ट सॉल्यूशन की कि ई वेस्ट क्या होता है, तो जीरो वेस्ट के एक हमारे फ्रेंड्स का ग्रुप है, वो जीरो वेस्ट सॉल्यूशन के ऊपर भी काम करता है। तो आपके माध्यम से मैं जीरो वेस्ट और ई वेस्ट के मार्केट में क्या इफेक्ट होती है वो भी मैं बताऊंगी, वो अगर मुझे चांस मिला तो। अभी तो वो तो बहुत डीप टॉपिक है, वो अभी नहीं जाऊंगी। लेकिन हाँ, एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी, जैसे आपने पूछा कि हमको हमारे हावी क्यों नहीं होना देना चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है कि हम अगर पार्टी या कुछ ऐसा यूज करते हैं, कुछ गेट टुगेदर करते हैं, तो ऐसा मतलब ऐसे फन एक्टिविटीज, उसमें फन गेम एक्टिविटीज रखेंगे तो लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। और दूसरा कि एक छोटा सा रूल बना देंगे कि भाई यहाँ पे 2 घंटे आए हो तो आपका नेटवर्क, फोन चालू रखो लेकिन नेटवर्क ऑफ कर दो। तो लोगों के साथ ऐसा मोबाइल, आज के जमाने में हम लोगों को ये तो नहीं बोल सकते कि आप स्विच ऑफ कर दो मोबाइल, इट इज नॉट गुड एंड एडवाइजेबल भी नहीं है। हाँ, आप डेटा ऑफ कर दो, फोन चालू रखो, अपने बैग में फोन रखो, हम बात करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साथ में थोड़े से अवेयरनेस प्रोग्राम की भी हमारे समाज को, नॉट टेक्नोलॉजी,
वैसे जीरो वेस्ट, रिसाइकल, ऐसे 2-3 टॉपिक हैं जिसको अवेयरनेस प्रोग्राम की बहुत जरूरत है। तो ऐसे छोटे छोटे आइडियाज इंप्लीमेंट करके हम, हमारे ऊपर मोबाइल आजकल जो हावी हो गया है, और हमारे हावी क्यों हो गया है, लेकिन क्योंकि सिचुएशन ऐसी है इसलिए। तो अभी मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी यूबी न्यूज के माध्यम से कि प्लीज हो सके उतना, जरूरत हो तभी गूगल का यूज करें। मैं ये नहीं बोलती कि गूगल का ना यूज करें, थोड़े अपने आप को भी डेवलप करो। टेक्नोलॉजी से हमेशा मत जुड़े रहो 24 घंटे में से। अभी तो आधी आधी नींद में से भी उठते हैं ना, तो घड़ी में टाइम नहीं देखते, मोबाइल में टाइम देखते हैं। सो प्लीज अंधेरे में मोबाइल यूज मत करो। अगर यूज कभी ऐसी जरूरत पड़ी तो कॉन्ट्रास्ट एकदम फुल कर लो, तो आंखों को स्ट्रेस नहीं पहुंचेगा। लो कॉन्ट्रास्ट में मोबाइल यूज मत कीजिए प्लीज। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। बहुत बढ़िया ऋचा जी, तेजल जी, दो गुरुओं के साथ टेक्नो गुरु एक और एक हमारी गैजेट गुरु। क्या बात है, आज का पहला प्रीमियर तो जोरदार रहा और मैं आशा करती हूँ हमारे दर्शक आज के इस एपिसोड को, जब भी संडे को ये लॉन्च होगा, तो सब लोग बहुत इसे एंजॉय करेंगे। और बाकी में मैं देख रही हूँ कि जो हमने क्वालिटी बातें करी, जिस प्रकार से हमने एजुकेशनल बातें करी है, ऋचा जी एक तरफ और एक तरफ तेजल जी, दोनों कंपटीशन में जिस प्रकार से कंपटीशन में प्रथम में होने के बावजूद भी दोनों के पास ज्ञान इतना ज्यादा है, एक तरफ से आ रहा है और वहां से जाके वापस से वहां पे आ रहा है। मतलब कोई कंपटीशन नहीं है, दोनों ने एक दूसरे को जो तालमेल किया है ना, हैट्स ऑफ। तेजल जी आई लव यू, ऋचा जी आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू बोथ। न्यूज के माध्यम से जो मैंने आज क्वालिटी टाइम आज मैंने 1 घंटा बिताया है, उसमें मैंने आज 1000 गुना जिंदगी जी लिया है एक साथ 1 घंटे के अंदर, ऐसा मुझे लग रहा है। और इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक मैं सोच के बताऊंगी कि अगले संडे को हम लोग टॉपिक क्या लेंगे। टॉपिक रहेगा गैजेट गुरु और टेक्नो गुरु का ही, लेकिन कुछ और टॉपिक लेके बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ सीमा जी आपको। अगले जी, जी। टॉपिक पे जब हम बात करेंगे तो हम छोटे बच्चों के साइंस रिसर्च की बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये भारत सरकार छोटे बच्चों के लिए भारत सरकार क्या प्रावधान लाती है कि वो अपने साइंस के प्रोजेक्ट्स बना सके, उनके मॉडल्स बना सके और उनको कितना अमाउंट देती है। जी बिल्कुल। हमारे देश में वैसे भी देखा गया है कि आविष्कार जो है, इन्वेंशन, वो कहीं ना कहीं उस पर रोक लग गई है, लेकिन हमारे देश में बहुत टैलेंटेड लोग हैं। क्योंकि आज अगर बात करें गूगल का सीईओ, वो भी तो हमारे देश का ही है। आज क्रोम, जिसने क्रोम डेवलपर वो हमारे भारतीय है। अरे वो भी गुजराती है। जी बिल्कुल। और पता है मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है जब मैं व्हाट्सएप पे मैंने एक्टिव हिस्ट्री, मतलब उसकी अगर मैं अगर आपको टिप देना चाहती हूँ तो एक अंदर की बात बताती हूँ। ठीक है, मैं एक मैथ टीचर हूँ, तो हर जगह मैथ्स आपको दिखाई देगा। अब एग्जाम्पल देती हूँ मैं, छोटे से एग्जाम्पल, व्हाट्सएप स्टेटस, चाहे वो इंस्टाग्राम स्टेटस हो, चाहे वो फेसबुक का हिस्ट्री हो, दे ऑल आर सर्कुलर फॉर्म। और उसके पीछे राज क्या है बताती हूँ मैं आपको। क्या राज है? मैथ्स के नाते मैं बताती हूँ, ऐसे मैथ्स टीचर होने के नाते, सर्कल में होता है इनफाइनाइट पॉइंट्स एंड सर्कल इज अबाउट 360 डिग्री। उसका जो एंगल है, इट इज अबाउट 360 डिग्री एंगल। और हम लोग जितना चाहे फोटोग्राफ अपलोड कर सकते हैं स्टेटस के अंदर, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। एक ही लिमिटेशन है कि 24 घंटे के बाद वो खत्म हो जाएगा। हाँ, वो स्टेटस वाला, यस। ठीक है ना? तो ये है मैथ के सर्कल को, डेफिनेशन को देखते हुए स्टेटस को बनाया गया, सर्कल फॉर्म में बनाया गया है। आप जितना चाहो आप फोटोग्राफ डाल सकते हो स्टेटस के अंदर, लेकिन एक रिक्वेस्ट ऐसा है, 24 घंटे में वो आपको खत्म कर देगा उसका फोटोग्राफ से, स्टेटस में से हट जाएगा नेचुरली। मैथ से रिलेटेड टिप था, स्टेटस का फॉर्मेशन सर्कुलर क्यों है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोग दोनों से बात करके। तो ठीक है, आइडिया मिल गया सीमा जी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक मैथ्स पे ही रखेंगे, नो प्रॉब्लम। जी चलिए, आज का शो यही खत्म करते हैं। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, तेजल जी, ऋचा जी, बहुत मजा आया बात करके।
अगले एपिसोड के लिए मिलते हैं, तब तक के मुझे इजाजत दीजिए। बाय, सायरा। सबको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। मैं Bye, उज्जवल भारत और सीमा जी दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे बुलाया और अपना नॉलेज शेयर करने का चांस मिला। थैंक यू। सीमा जी एक बहुत ही अच्छी वक्ता हैं, एक बहुत ही अच्छी पत्रकार हैं, एक बहुत ही अच्छी शिक्षिका हैं, और आप जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें यूबी न्यूज, यस, यूबी न्यूज। उज्जवल भारत न्यूज। अगर और अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। आखिर में बताऊंगी कि और ऋचा जी हमारे शो पे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और आप सबका, सीमा जी का, तेजल जी का स्वागत है जनता की बात जनता के साथ में, जो कि जी, जी। हमारा एक शो है जो हर रोज 2 स्लॉट में चलता है, 7 से 8 और 9:30 से 10:30 यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। जी, बाय, शब्बा खैर। बाय बाय बाय।